अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार जैक ने 8वीं क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक का मॉडल क्वेश्चन कल जारी कर दिया। अब जबकि मॉडल क्वेश्चन जारी हो गया है, आप लोगों को चाहिए कि मॉडल क्वेश्चन जल्द से जल्द देख लें और उसे ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, ठीक है ना। आज 11th क्लास का उर्दू कोर का मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को दिखलाते हैं। इसका एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे और इसका आंसर भी बतलाते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन के पैटर्न में पिछले साल के बनिस्बत कुछ बदलाव है या फिर वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप भी एक एक सवाल के ऊपर ध्यान देंगे। देखें यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन फॉर क्लास 11th एग्ज़ाम, सब्जेक्ट उर्दू कोर है। टाइम 30 मिनट है। टाइम 30 मिनट यहाँ पे आपका उर्दू के लिए दिया हुआ है और हिंदी बी के लिए आपका 30 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के 1 घंटा 15 मिनट आपको उर्दू कोर के साथ हिंदी बी के लिए होगा, ठीक है। फुल मार्क्स 20 नंबर का आपका उर्दू होगा, 20 नंबर का आप हिंदी बी देंगे और 10 नंबर आपका इंटरनल मार्क्स से मिलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें सभी मारूजी सवालात लाजमी हैं। सवालों की तादाद 20 है। हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करें। हर सवाल के लिए एक एक नंबर है। सवाल नंबर एक है, सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, ठीक है ना। ऑप्शन ए औरतों के हुकूक, बी गुज़रा हुआ ज़माना, ऑप्शन सी तालीम व तरबियत, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों मजमून सर सैयद अहमद खां का ही मजमून है, लेकिन आपके निसाब में 11वीं क्लास के शेर अदब में जो मजमून शामिल है उस मजमून का उन्वान है तालीम व तरबियत। सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का सी, तालीम व तरबियत, ठीक है। सवाल नंबर 2, अफसाना डाइन के मुसन्निफ़ कौन है। डाइन एक अफसाना है, आप जहन में रखेंगे। सवाल यह भी पूछ सकता है कि डाइन नसरी अदब की कैसी सिन्फ है, तो वहाँ पे जवाब होगा अफसाना, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, अफसाना, नाविल, ड्रामा, दास्तान, कुछ भी। सही जवाब वहाँ पे हो जाएगा अफसाना। यहाँ पे लिखा हुआ है अफसाना डाइन, जहन में रखना है कि डाइन एक अफसाना है, ठीक है ना। यहाँ पूछा है कि मुसन्निफ़ कौन है, कि राइटर कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शकीला अख्तर, ठीक है ना। यह सवाल को उलट के भी पूछ सकता है आपको फाइनल इम्तहान में कि शकीला अख्तर का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो वहाँ पे जवाब होगा डाइन, ठीक है। सवाल नंबर 3, मिट्टी का तेल नसरी अदब की कैसी सिन्फ है। देखें ना, अभी सवाल नंबर 2 में ही हम इसी तरह का बात कर रहे थे कि सवाल पूछ सकता है डाइन नसरी अदब की कैसी सिन्फ है, यह सवाल पूछ सकता है। यहाँ पे सवाल नंबर 3 में दे ही दिया कि मिट्टी का तेल नसरी अदब की कैसी सिन्फ है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंशाइया, ठीक है ना। मिट्टी का तेल नसरी अदब की सिन्फ में इंशाइया है, ठीक है। सवाल नंबर 4, कन्हैया लाल कपूर का जन्म कब हुआ। कन्हैया लाल कपूर आपको पढ़ना है। इनकी हालात ज़िंदगी अगर आप पढ़े होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इनकी तारीख़ पैदाइश भी मालूम होनी चाहिए, और अगर नहीं याद हो तो आपको याद रखना चाहिए। ना ही सिर्फ कन्हैया लाल कपूर का, बल्कि आपके सिलेबस में जितने भी अदीब हैं, जितने भी नस्र निगार हैं और जितने भी शायर हैं, सबों का तारीख़ पैदाइश, तारीख़ मकाम, यानी कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इसे याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1927 ईस्वी। कन्हैया लाल कपूर का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 5, रतन सिंह का अफसाना एक बड़ा आदमी में किसकी कहानी है। यहाँ पे सवाल आप ध्यान से देखेंगे तो
आप देखेंगे कि इस सवाल से आपको और कई सवाल बन सकते हैं। जैसे पहला सवाल यह पूछ सकता है फाइनल इम्तहान में कि रतन सिंह का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। सही जवाब वहाँ पे होगा आपको एक बड़ा आदमी। सवाल पूछ सकता है कि अफसाना एक बड़ा आदमी के मुसन्निफ़ कौन है या अफसाना निगार कौन है, तो वहाँ पे जवाब हो जाएगा रतन सिंह। सवाल यह पूछ सकता है कि एक बड़ा आदमी नसरी अदब की कैसी सिन्फ़ है, तो वहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सिन्फ़ अफसाना। यहाँ पे जो सवाल दिया है वो सवाल है रतन सिंह का अफसाना एक बड़ा आदमी में किसकी कहानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज़मींदार। ठीक है ना, एक बड़ा आदमी में ज़मींदार की कहानी है। ठीक है, आगे देखें। आगे यहाँ पे लिखा है मुंदरजा झेल शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और सवाल नंबर 6 से 10 तक का जवाब दें। ठीक है ना, अब यहाँ पे शेरी इक़्तिबास दिया हुआ है, शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़ना है और 6 से लेकर के 10 तक का जवाब देना है। इस तरह के सवाल चाहे वो नसरी इक़्तिबास हो या शेरी इक़्तिबास हो, इसमें हम स्टूडेंट्स को यही मशवरा दिया करते हैं कि आप इक़्तिबास पढ़ने से पहले एक एक करके सवाल पढ़ते जाएं और फिर उसका जवाब इक़्तिबास से ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम वही करते हैं, डायरेक्ट हम इक़्तिबास नहीं पढ़ करके सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है मुंदरजा बाला अशार इकबाल की किस नज़्म से लिए गए हैं। ठीक है ना, सवाल है मुंदरजा बाला अशार इकबाल की किस नज़्म से लिए गए हैं। अब यहाँ पे अशार पढ़ के देखते हैं। परवाना तुझसे करता है ऐ शम्मा प्यार क्यों, ये जान बेकरार है तुझ पे निसार क्यों, सीमाब वार रखती है तेरी अदा से, आदाब इश्क तूने सिखाए हैं क्या उसे। ठीक है ना, तो इक़्तिबास से ही यह मालूम हो रहा है कि यह इक़्तिबास यह अशार नज़्म ऑप्शन ए शम्मा परवाना से हो सकते हैं और यही जवाब सही होगा, शम्मा परवाना। नज़्म ऑप्शन बी जुगनू भी अल्लामा इकबाल की ही नज़्म है, हिमालय भी उन्हीं की नज़्म है, एक आरज़ू भी उन्हीं की नज़्म है। लेकिन यहाँ पे जो इक़्तिबास जो अशार दिए हुए हैं वो शम्मा व परवाना से दिए हुए हैं। और शम्मा व परवाना से क्यों ना दे, आपको पढ़ना तो शम्मा व परवाना ही है, आपके सिलेबस में शम्मा व परवाना ही शामिल है, इसलिए सही जवाब शम्मा व परवाना ही होगा। ठीक है, आगे देखें सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है शम्मा के लफ्ज़ी मानी क्या होते हैं। यहाँ पे आपको शम्मा के मानी जानने ही होंगे, आप अगर अशार में इसके मानी ढूंढेंगे तो शायद वो आपको ना मिले। तो आपको मालूम होना चाहिए कि शम्मा के मानी चराग के होते हैं, ऑप्शन सी चराग। सवाल नंबर 8 शम्मा से प्यार कौन करता है। शम्मा से प्यार कौन करता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परवाना। शम्मा और परवाना का ही जिक्र अशार में हुआ है और शेर पढ़ने के बाद, अशार पढ़ने के बाद आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि शम्मा से प्यार परवाना करता है। ठीक है, सवाल नंबर 9 शायर यह किससे पूछता है कि परवाना को आदाब इश्क तूने सिखाए हैं क्या। सवाल फिर से देखें, शायर यह किससे पूछता है कि परवाना को आदाब इश्क तूने सिखाए हैं क्या। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शम्मा। आदाब इश्क तूने सिखाए हैं क्या उसे, यह बात शम्मा से की जा रही है, शम्मा से पूछा जा रहा है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी शम्मा। आगे देखें सवाल नंबर 10 नज़्म शम्मा परवाना के शायर कौन हैं। आपको जानना चाहिए कि नज़्म शम्मा परवाना के शायर इकबाल हैं, मोहम्मद इकबाल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है नादिम बल्खी का असल नाम क्या था। आपको जानना चाहिए नादिम बल्खी का असल नाम ऑप्शन सी मोहम्मद इब्राहिम था। ठीक है, सवाल नंबर 12 मेरी आँख रोए लहू क्यों ना किस शायर के गज़ल का मिसरा है। एक ही मिसरा दिया हुआ है। ठीक है,
सवाल में आपको पूरा शेर भी दे सकता है। मेरी आँख रोवे लहू क्यों ना, और इसका अगला मिसरा जो होगा उसे भी इम्तहान में दे करके एक पूरा शेर भी पूछा जा सकता है, शेर भी दे सकता है और उससे सवाल पूछ सकता है कि यह शेर किस शायर का है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मंजर शबाब। ठीक है ना। सवाल नंबर 13, सिद्दीक मौजिबी का ताल्लुक़ झारखंड के किस जिला से था। सही जवाब ऑप्शन डी, रांची। सिद्दीक मौजिबी का ताल्लुक़ झारखंड के रांची जिला से था। सवाल नंबर 14, नज़्म के मानी क्या होते हैं। ऑप्शन ए इंतज़ाम, सही है। ऑप्शन बी तरतीब, यह भी सही है। ऑप्शन सी आराइश, यह भी सही है। यानी कि सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। सवाल नंबर 15, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरबी। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 16, मुंदरजा ज़ेल लफ्ज़ों में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। मुज़क्कर लफ्ज़ पहचानना है। एक ही लफ्ज़ यहाँ पे मुज़क्कर है, बाकी जो 3 लफ्ज़ हैं वो मुअन्नस हैं। आपको इम्तहान में मुअन्नस लफ्ज़ की भी निशानदेही करने के लिए पूछ सकता है। अगर यहाँ मुज़क्कर पूछा है तो वो मुअन्नस भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो मुज़क्कर मुअन्नस आपका बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए, सही जवाब देने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन सी बुखार मुज़क्कर लफ्ज़ है, बाकी लहद, नियत, शबनम या मुअन्नस लफ्ज़ हैं। ठीक है। सवाल नंबर 17, मुमालिक का वाहिद लफ्ज़ क्या होगा। मुमालिक, ठीक है ना, का वाहिद लफ्ज़, जमा लफ्ज़ मुमालिक है, इसका वाहिद पूछा है। ऑप्शन ए इमलाक, ऑप्शन बी मुल्क, ऑप्शन सी मिल्कियत, ऑप्शन डी मलक। सही वाहिद लफ्ज़ यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मुल्क का जमा मुमालिक हुआ करता है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है इमलाक, यह मिल्क का जमा होता है। आगे आपको मिल्कियत दिया हुआ है, मिल्कियत किसी लफ्ज़ का जमा नहीं है। मलक वाहिद लफ्ज़ है, मलक का जमा मलाइका होता है। ठीक है। सवाल नंबर 18, आगाज़ की जिद बताएं। जिद का मतलब उल्टा, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है ना। आगाज़ की जिद अंजाम हो जाएगा ऑप्शन डी, अंजाम। ठीक है ना। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं सवाल नंबर 16 से आपका ग्रामर पोर्शन शुरू हो रहा है। और ग्रामर में आपको 16 नंबर में पूछा है मुज़क्कर मुअन्नस। सवाल नंबर 17 में वाहिद जमा से सवाल है। सवाल नंबर 18 आपको अल्फाज अज़दाद से है, विपरीतार्थक शब्द से है। सवाल नंबर 19 आप देखें, सवाल नंबर 19 में मुहावरा है, मुहावरा से सवाल दिया हुआ है। मुहावरा आँखें भर आना के क्या मानी होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजीदा होना। ठीक है ना। आंखें भर आना के मतलब होते हैं रंजीदा होना। ठीक है। आपको मुहावरा की भी मश्क करनी चाहिए। 20, 30, 50 मुहावरा आपको देख लेना चाहिए। वैसे मुहावरा या ज़रबुल मिस्ल यह कोई मुश्किल सवाल नहीं हुआ करता है। आप मुहावरा या ज़रबुल मिस्ल, जिसे कहावत कहा जाता है, इसे पढ़ करके देख करके ही आप उसका मानी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 20 में काम पूरा नहीं हुआ है या मकसद पूरा होने में देर है, इस जुमले के लिए किस कहावत का इस्तेमाल किया गया है। अब जो यहाँ पे मानी दिया हुआ है, जो जुमला दिया हुआ है, इसके लिए कौन सा कहावत इस्तेमाल होगा, कौन सा कहावत आएगा, वो देखना है, वो पहचान करनी है। ऑप्शन ए जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी अभी दिल्ली दूर है। सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा, अभी दिल्ली दूर है। इसका मतलब होता है काम पूरा नहीं हुआ है या मकसद पूरा होने में देर है। ठीक है। इस तरह से आपका 20 सवाल मुकम्मल होता है। आप यहाँ पे देख लिए कि आपको सवाल में हिस्सा नस्र से, हिस्सा शायरी से और साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन से सवाल पूछा है। आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है।
ठीक है, इंशाल्लाह वक्त मिला तो कुछ ग्रामर के ऊपर बातचीत की जाएगी। आपको ग्रामर पोर्शन इंशाल्लाह हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।